गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसके पहले कल जो स्टडी किया था हमने मोशन ऑफ फोर्स ऑन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, प्लीज शांत रहें। मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल यदि मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। उस फोर्स का क्या नाम है? बैठे बैठे तो भाई बंद कर। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस चार्ज पार्टिकल के फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये मुझे जानना है। तो मुझे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना है, ठीक है ना। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल आपने पढ़ा था। थंब रूल आपने पढ़ा था ना, जिसमें थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल ऑफ ऑल फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन फाइंड किए थे। इसमें हमें फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करना है। इसके डायरेक्शन फाइंड करना है तो स्टेटमेंट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ला the forefinger middle finger and thumb are mutually perpendicular to each other. The forefinger, middle finger and thumb are mutually perpendicular to each other. The forefinger indicates the direction of magnetic field. Middle finger indicates the direction of motion of charge particle. The forefinger indicates the direction of magnetic field. Middle finger indicates the direction of motion of charge particle. Then the thumb indicates the direction of force. Forefinger indicates the direction of magnetic field. Middle finger indicates the direction of motion of charge particle. Then thumb indicates the direction of
मैग्नेटिक। इस तरह से 3 उंगलियां हैं यहाँ पे, ये एक और फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है और ये थंब है। 4 फिंगर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और मिडिल फिंगर के डायरेक्शन में मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है। यदि ये x है, ये y है, तो ये z है। फोर्स के डायरेक्शन z हो जाएगा, मतलब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो यहाँ पे यदि हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें x y z, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा 4 फिंगर है, ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। इसी को करंट की भी डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये आपका थंब है, ये आपका 4 फिंगर है, ये आपका मिडिल फिंगर है। डायग्राम बना लेंगे, अगली हेडिंग लगाएंगे, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यदि किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, परपेंडिकुलर डाल दें, तो वो चार्ज पार्टिकल किस प्रकार से मूव करेगा। चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर डाल दें मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, व्हेन a charge particle enter perpendicular when a charge particle enter perpendicular to the uniform magnetic field, uniform magnetic field, then its motion, then its motion is circular motion. यदि चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर कर दें तो उसका मोशन सर्कुलर मोशन है। ये टॉपिक जो है ये कंपटीशन से रिलेटेड है, इससे क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो बोर्ड में तो कभी ऑब्जेक्टिव आ जाए यही बहुत है, लेकिन कंपटीशन में क्या आता है वो अभी आपको बताएंगे। तो यदि किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर कर दें, अभी हमने बताया कि ये हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर है, तब वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करने लगेगा। कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। जब वो सर्कुलर मोशन करेगा तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ रेडियस होगा,
और एक्सेलरेशन होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, टाइम पीरियड होगा, सब कुछ होगा। वो सारी चीजें हम इसमें फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। ये हमने बना दिया। मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है? डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, अंदर की ओर चार्ज पार्टिकल को हम उसके परपेंडिकुलर में रख देंगे, ऐसे ही रखेंगे। तो जब चार्ज पार्टिकल को यहाँ रखेंगे, मान लो हमने चार्ज पार्टिकल यहाँ रख दिया, अब ये क्या होगा? ये सर्कुलर मोशन करने लगेगा। चार्ज पार्टिकल कैसा मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन। जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। ये चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी v से सर्कुलर मोशन करेगा। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वेक्टर v, और इसकी रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल r। क्या है? स्मॉल r रेडियस है। ये यूनिफॉर्म, ये जो क्रॉस साइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज Q है, जिसका चार्ज Q है। ये चार्ज पार्टिकल डायग्राम बना ले पहले। तो हमने क्या किया है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल रख दिया और चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर रख दिया। जैसे ही रखा तो चार्ज पार्टिकल तो घूमेगा, उसमें फोर्स लगेगा, ये तो निश्चित है। चार्ज पार्टिकल को यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मूव करवाते हैं, तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसे हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। लेकिन यदि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पे रखते हैं तो उसमें मैक्सिमम फोर्स लगता है, और उस कंडीशन में वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करने लगता है। कैसा मोशन करता है? सर्कुलर मोशन विद रेडियस r। उसकी रेडियस कुछ हो जाती है। अब आपको याद होगा, यदि कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसमें एक फोर्स जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, वो लगने लगता है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल या बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, जो आपने लेवल में पढ़ा है। तो इस चार्ज पार्टिकल पर टुवर्ड्स सेंटर एक फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को मूव करने के लिए फ्री करेगा, या मूव कर सकते हो, बाउंड करेगा, और उस फोर्स के साथ में सेंट्रीपिटल फोर्स और इस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स लॉरेंज फोर्स। कौन सा फोर्स? लॉरेंज फोर्स। दोनों क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे थीटा 90 डिग्री पे। जब मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तब की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो फोर्स को हम इक्वल कर दें, वो कौन कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला याद है, mv²/r। mv²/r इक्वल टू लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स तब जब थीटा 90 डिग्री है। लॉरेंज फोर्स की कंडीशन, लॉरेंज फोर्स कितना होता है? QVB sin थीटा। लॉरेंज फोर्स कितना होता है? QVB sin थीटा। थीटा 90 डिग्री, sin 90 1 हो गया, तो बचा कितना? QVB।
तो लॉरेंज फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हमें सेंट्रीपिटल फोर्स समझ में आया क्या? जब वो चार्ज पार्टिकल घूमेगा सर्कुलर पाथ में, ये ध्यान रखिए केमिस्ट्री में बहुत यूजफुल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में ही घूमता है, ये हमने पढ़ा है। कैसे घूमता है? किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन मान लेंगे तो किस वेलोसिटी के साथ घूमेगा, उसकी रेडियस क्या होगी, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो ये दोनों जगह काम आएगा, इसलिए अच्छे से इसको पढ़ ले, ठीक है ना। पर केमिस्ट्री वाले टीचर ऐसा नहीं समझा पाएंगे जैसा फिजिक्स वाले समझा रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट फिजिक्स का ज्यादा है, केमिस्ट्री कम है थोड़ा। यहाँ तक बना लिया आपने। अब हम दोनों इक्वेशन को बराबर कर दें। कौन सा इक्वेशन? सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू लॉरेंज फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स तो आपको पता है तब एक्ट होता है किसी भी बॉडी पर जब बॉडी सर्कुलर मोशन करती है। इसको याद कर लें, जब भी बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी उस पर हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? और चार्ज पार्टिकल पे कौन सा फोर्स लग रहा है? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, लॉरेंज फोर्स। तो यहाँ पे कितने फोर्स हो गए? 2 फोर्स हो गए। दोनों फोर्स इक्वल हैं। दोनों फोर्स क्या है? इक्वल है। अब हमने दोनों को क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। अब हमारे पास यहाँ से रिलेशन आ गया, mv²/r इक्वल टू qvp। ये v क्या है? वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। जिस वेलोसिटी के साथ चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है वो यहाँ पे v है। तो v कैंसिल कर दे दोनों तरफ का, एक भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा? ये mv/r इक्वल टू qv। यहाँ से मैं रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसे फाइंड कर सकता हूं। तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा? mv/qv। सो दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ये आपका क्या आ गया? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ जो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसकी रेडियस आपने कितने निकाल ले? mv/qv। mv क्या है यहाँ पे? mv क्या है? mv आपने मोमेंटम भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है? मोमेंटम। तो p इक्वल टू mv पढ़ा है ना। तो ये जब चार्ज पार्टिकल घूमता है वेलोसिटी से तो उसका मोमेंटम भी होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फार्मूला mv/qv इक्वल टू p/qv, मतलब रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम ऑफ चार्ज पार्टिकल। p क्या है भाई? मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ चार्ज पार्टिकल। p है मोमेंटम ऑफ चार्ज पार्टिकल, जिस मोमेंटम के साथ पार्टिकल घूम रहा है। हो गया सबका? तो रेडियस आपने फाइंड कर लिया। अब यदि कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी सर्कुलर मोशन करता है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी होती है। एक लीनियर वेलोसिटी का नाम सुना आपने, एक एंगुलर वेलोसिटी नाम सुना है। तो लीनियर वेलोसिटी तब होती है जब सीधा सीधा कोई चलता है, और जब घूमता है तो उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल कितना होगा बोलिए? एंगुलर वेलोसिटी आपने 11th में फार्मूला पढ़ा है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है? एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू वी आर, कि वी इक्वल टू ओमेगा आर, वी इक्वल टू ओमेगा आर होता है।
यदि घूमने वाली वेलोसिटी में रेडियस का गुणा कर दें तो वो लीनियर वेलोसिटी हो जाता है। मैंने आपको बताया था, याद होगा। लीनियर वेलोसिटी के लिए जो घूमने वाली वेलोसिटी है उसमें उसकी रेडियस का गुणा कर दें तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई आर हो जाएगा। ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ पे रख दें, वी बाई आर की वैल्यू क्या है, एम बी बाई क्यू बी। तो क्यू बी, वी से भी कैंसिल हो गया, क्यू बी बाई एम। ये आ गया एंगुलर वेलोसिटी। इसकी यूनिट रेडियन पर सेकेंड। इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। सो दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड कितना होगा, यदि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड भी होना चाहिए। जैसे अर्थ सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसका टाइम पीरियड है एक निश्चित टाइम के बाद वो अपने आप को रिपीट करती है 24 आवर्स में, है ना। तो यदि ये पार्टिकल घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका भी टाइम पीरियड होगा। तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है वो अलग है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, T इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा। आपने पढ़ा है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपान टी। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी पढ़ा है। तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई अपान ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी 11 में ही पढ़ा है। ठीक है, तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई अपान ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू ये, तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू क्यू बी बाई एम, ये हो जाएगा 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी। So this is the important formula when charge particle moves in a circular orbit which complete the cycle 2 pi m by qb, 2 pi m by qb। इस टाइम पीरियड के साथ चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। फार्मूला लिखे, कहां से आ रहा है, समझ में आ रहा है। और यदि टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड का रिवर्स फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो इसका उल्टा लिख दो, क्यूबी बाई 2 पाई एम। एम मास ऑफ चार्ज पार्टिकल है, ध्यान रखेंगे। यहां तक लिख लें अच्छे से। तो चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसको भी हम निकाल सकते हैं। यदि पार्टिकल रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, और यदि मूव कर रहा है v वेलोसिटी से तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताइए, निकाल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल फार्मूला पता है, हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम बी स्क्वायर, जन्म से पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी नहीं आता है। हाँ, मान लो अभी उम्र कितनी है, माना
तो काइनेटिक फिजिक्स वाले हम बहुत मानते हैं, मैथ वाले तो और मान लेते हैं। हाफ एम बी स्क्वायर बी इक्वल टू, अभी क्या निकाला हमने बताइए, बी इक्वल टू कितना निकाला था, आर इक्वल टू कितना लिखा था, आर इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी। तो यहां से बी इक्वल टू हो जाएगा क्यू बी आर बाई एम। ये वैल्यू यहाँ पे बी की जगह पे रख दो। ये उसी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है ना जो घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, ये वैल्यू यहाँ रखो। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूं। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम क्यू बी आर डिवाइडेड बाई एम का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा हाफ एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। एक एम कैंसिल हो जाएगा, एक एम कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ये फार्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल which moves in a uniform magnetic field। ठीक है, अब कोई इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाता हूं मैग्नेटिक फील्ड में। मैं लिख लिया आपने इसको, हो गया आराम से। एग्जाम्पल है, प्रॉब्लम है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन moves in a uniform magnetic field, uniform magnetic field 10 Tesla with velocity 20 meter per second। Find radius of circular path, second time period, टाइम पीरियड निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना। कितनी चीजें फाइंड करिए जल्दी से फार्मूले की हेल्प से। नहीं आ रहा, देखिए रेडियस के लिए हमारा फार्मूला है एम बी बाई क्यू बी। इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, Q की जगह चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, m हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी को इलेक्ट्रॉन का मास याद है 9.1 × 10⁻31 kg। अब आपको वेलोसिटी और v दिया है, वेलोसिटी कितना दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है 10 टेस्ला। अब तो मुझे लगता है सब दे दिया, कुछ बचा। यदि वो कह दिया है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तब तो फिक्स हो गया। चार्ज था तो उसका चार्ज नहीं पता था क्या है, लेकिन अब तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो आप ये निकाल सकते हैं उसकी रेडियस।
मास की जगह 9.1 10⁻31, v की जगह 20 डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻19 इंटू b 10 91 डिवाइडेड बाई 16 10⁻31 10⁻19 इंटू 2 कितना बचा 91 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा -12। हाँ सही है। अब इसको डिवाइड कर ले कितना हो जाएगा 11.3 समथिंग आ रहा इंटू 10⁻12 मीटर। ये रेडियस आ रही है, बहुत छोटी रेडियस है, ठीक है। पिकोमीटर की है, 11.3 पिकोमीटर की रेडियस है ये। लगभग इलेक्ट्रॉन्स एटम की रेडियस 1 एंग्स्ट्रॉम होती है। 1 एंग्स्ट्रॉम 10⁻10 मीटर। एंग्स्ट्रॉम नाम नहीं सुना कभी। ये आपने क्या पॉइंट कर लिया रेडियस। और क्या निकालना है टाइम पीरियड का फार्मूला बताइए। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है T इक्वल टू 2πm/qv लगा दीजिए। सेकेंड टाइम पीरियड निकालना था 2πm/qv, ये हो जाएगा 2πm/ev। 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, मास 9.1 10⁻31, 1.6 10⁻19 इंटू 20। मैग्नेटिक फील्ड 20 था ना कि 10 था 10 था 10 रखते। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, बताइए कितना आया। प्लीज बता दो। 3.45 10⁻12 सेकेंड आ गया। मैं मान लेता हूँ ये सही है, कैलकुलेट करके एक बार चेक कर लेंगे। मैंने नहीं किया वैसे बाई प्रिंस है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, यहाँ से निकाल लेंगे 1/3.45 10⁻12। ये हर्ट्ज में आएगी जो फ्रीक्वेंसी आएगी, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्या भाई 2 मिनट। देखिए जो लॉरेंज फोर्स है, लॉरेंज फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है मैग्नेटिक फोर्स होता है QVB, वेक्टर फॉर्म में Q इंटू QVB साइन थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं Q इंटू V क्रॉस B, ये लिखते हैं ना। आपको पता है चार्ज पार्टिकल चाहे रेस्ट में चाहे मूव करे, इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा। ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है बोलिए। मतलब चार्ज पार्टिकल यदि मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो होगा ही होगा। अभी हमने जो बात किया था पिछले केस में, उसमें केवल मैग्नेटिक फोर्स की बात की थी, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो होगा कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा वेक्टर फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म में है। इलेक्ट्रिक फोर्स Q
QE, F इक्वल टू QE पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज के वेलोसिटी पे निर्भर नहीं करता। देखिए यहाँ मैग्नेटिक फोर्स चार्ज की वेलोसिटी पे निर्भर करता है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स कितना होगा बोलिए? नेट फोर्स F इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स, Q इंटू V क्रॉस B प्लस QE। ये नेट फोर्स है हमारा। Q कॉमन ले लें, V क्रॉस B प्लस वेक्टर E, इसे भी लॉरेंट फोर्स बोलते हैं। यदि मैग्नेटिक फोर्स बस है तब तो है ये लॉरेंट, लेकिन कभी ऑप्शन में ये भी देखे वेक्टर फॉर्म में है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स टोटल फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों मिलके भी लॉरेंट फोर्स बन जाते हैं। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में तो दोनों प्रकार के फोर्स होंगे, इलेक्ट्रिक बस नहीं होगा, मैग्नेटिक बस नहीं होगा, दोनों होंगे। क्योंकि चार्ज पार्टिकल है तो मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स है, और चार्ज मूव कर रहा है तब मैग्नेटिक फोर्स में एक्ट करता है। इस तरह से ये भी फार्मूला याद रखेंगे। कभी कभी इसी को लॉरेंट फोर्स मान लेते हैं, तो ऑप्शन देखेंगे जो सही रहेगा, बाकी वो जो करवाया वो मेन है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।